अगली सुबह वो अपने बिस्तर से उठ बैठा। उसकी नज़र आयशा पर गई। वो मासूम सी बच्ची पुरसुकून होकर सो रही थी। उसे सोता हुआ देख वो मुस्कुराया और प्यार से उसकी गाल को चूम लिया। उठने के बाद फ्रेश होकर वो ब्रेकफास्ट के लिए आ गया। फारिया ब्रेकफास्ट लगा चुकी थी और सब कर भी रहे थे। उसने भी ब्रेकफास्ट शुरू कर दिया। अरमान, सिरदर्द ठीक है तुम्हारा अब? अस्मा ने उससे सवाल किया। सिरदर्द? वो हैरत में पड़ गया। फारिया उसकी ओर देखने लगी। हाँ, कल रात तुम्हारा सिर दर्द कर रहा था ना? अस्मा ने गोया उसे याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन उसे याद नहीं आया। हाँ, अब ठीक है। फारिया को अपनी तरफ देखता देख वो समझा कि शायद उसी ने अस्मा से ये बात कही है। शायद कल रात उसके सोने के बाद उन दोनों के बीच कोई बात हुई हो। निकाह में भी नहीं आए थे तुम कल रात? जुल्फिकार ने उसकी ओर निगाहें टिकाते हुए सवाल किया। आया था ना। अरमान ने अपने उभरे हुए जख्म को छुपाने की कोशिश में एक झूठ बोला। कब? मैंने तो नहीं देखा। जुल्फिकार इतनी आसानी से अब उसका पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। वो, मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने कॉल करके वापस बुला लिया था। फारिया ने अपनी बात रखी। ओह, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है बेटा? जुल्फिकार ने उसकी बात सुनकर उसकी ओर तवज्जो दी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब ठीक हूँ, फारिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाबन कहा। ख्याल रखा करो बेटा अपना, अस्मा ने उसकी ओर देखते हुए कहा तो उसने जवाब में बस हाँ में सिर हिला दिया। वो रोज़ के मामूल आदत की तरह अपने कुछ दोस्तों के साथ आज भी क्रिकेट खेलने आया था। उसका ध्यान खेल में न होकर कहीं और ही था। उसने बॉलिंग के बाद बैटिंग करनी शुरू कर दी थी और इस बार उसने तीसरी बार तेजी से अपनी ओर आती हुई बॉल को बैट से पूरे जोश से रोकने की कोशिश नहीं की। ओह शीट यार, फिर से? उसका एक साथी बड़बड़ाया। हाँ, अरमान ने उसकी ओर देखा। तीसरी बार किया है तुमने ऐसा? अगर तुमसे बॉलिंग नहीं हो रही तो बैट मुझे दे दो, कम अज कम टीम आउट तो नहीं होगी हमारी। अरमान के साथी ने गुस्से में झल्लाते हुए उसके हाथ से बैट ले लिया। सॉरी, अरमान ने शर्मिंदगी महसूस की। क्या सॉरी? जाओ अब। उसे अरमान की सॉरी से कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा सुनो, मैं जा रहा हूं, अब और नहीं खेल पाऊंगा, अरमान ने अगले ही पल कहा। ठीक है, वैसे भी तुम्हारे हो या ना होने से क्या फर्क पड़ रहा है? ढंग से खेल तो रहे नहीं हो तुम, उसने कदरे नाराजगी से कहा। ओके, बाय, कहकर अरमान वहां से निकल गया। कुछ तो था जो उसके दिमाग में कल रात से घूम रहा था। उसने बाइक पर बैठते हुए चाबी लगाई और बाइक स्टार्ट कर ली। अब मैं समझ रहा हूं, भाई उससे इतनी मोहब्बत क्यों करते थे। उससे मोहब्बत करना इतना भी मुश्किल भी नहीं है। वो हर चीज़ को आसानी से संभाल लेती है। उसने उन हालातों में भी मेरा सपोर्ट किया था और मैंने क्या किया? वो मुझे अपना दोस्त समझती थी और अब भी समझती है। मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। ये तक नहीं सोचा कि जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूं वो उससे गुजर चुकी है। मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं? हाँ, मुझे अरीना से मोहब्बत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी सच्चाई को झुठला दूं कि अब फारिया मेरी बीवी है, अरीना अपनी जिंदगी में खुश है। मेरा क्या होगा? मुझे क्या करना चाहिए अब? वो बाइक चलाते हुए सोच रहा था। बातें उसकी सोच से परे नहीं थीं। वो सही से समझने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक से कोई उसकी बाइक के सामने आया। उसने फुर्ती के साथ ब्रेक लगाया। ओहो, वो इंसान उसकी ओर मुड़ा। आई एम सॉरी, अरमान ने अपनी गलती मानते हुए उससे सॉरी कहा। फिर उसका ध्यान उस शख्स के हाथ में पकड़े रेडियो पर चला गया जिससे एक लड़के की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ठीक है, ठीक है, अगर मुझे चोट लग जाती तो तुम्हें देख लेता मैं। हाँ, उस दरमियानी उम्र के आदमी ने उसे धमकी देते हुए कहा। लेकिन अरमान का ध्यान तो अब उस पर से हटकर उसके रेडियो पर था। रेडियो से आती आवाज़ उसे जैसे अपनी ओर खींच रही थी। जिससे हम मोहब्बत करते हैं, अगर वो हमें ना मिले तो हमें अल्लाह ताला का एक इशारा समझकर हमें उससे मोहब्बत कर लेनी चाहिए जो हमारे पास हो या फिर जो हमसे मोहब्बत करता हो। धीरे धीरे वो आदमी रेडियो को अपने साथ लिए वहां से जाने लगा और वो आवाज़ कम होने लगी। अरमान एक पल के लिए ठिठका। उसने रेडियो से निकलने वाली उस बात पर गौर किया और फिर से बाइक स्टार्ट कर ली। क्या ये उसके साथ ज्यादती है? मैंने उसे उसकी तकलीफों के साथ तन्हा छोड़ दिया है? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? इस बार वो खुद को कोसने लगा था। रात का वक्त था। सब डिनर टेबल के गिर्द चेयर पर बैठे डिनर कर रहे थे। फारिया भी अभी अभी ब्रेकफास्ट लगाकर अपनी चेयर पर बैठी थी। फरी, ये लफ्ज़ सुनकर वो चौंकी और ये लफ्ज़ बोलने वाले शख्स की ओर देखा। सिर्फ वो ही नहीं, अस्मा और अरमान के अब्बू जुल्फिकार भी हैरान हुए थे। रोटी देना, उसने चम्मच को प्लेट में रखते हुए फारिया को देखा। सिर्फ फारिया ही नहीं, अस्मा और जुल्फिकार भी उसके बदले हुए रवैये को देख हैरान थे। फारिया ने हाँ में सिर हिलाते हुए उसकी ओर रोटी बढ़ाई। उसने उसके हाथ से रोटी ले ली।
अब्बू, मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ कल सुबह, उसने रोटी का एक टुकड़ा चबाते हुए कहा। उसकी इस बात से सब फिर एक बार हैरत में पड़ गए। ये क्या हो गया है अरमान को अचानक से? सबके दिमाग में बस यही ख्याल आया था। कौन सी जॉब? जुल्फ़िकार ने हैरत में पूछा। टीचर की जॉब, कल फर्स्ट डेमो क्लास है, महीने के 10,000 आ जाएंगे अगर सिलेक्शन हो गया तो, उसने जवाब दिया। अच्छी बात है, वो बस इतना ही कह पाए। अगली सुबह फारिया आयशा के बाल बना रही थी और अरमान एक टीचर की तरह बनने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और वो हाथ में एक घड़ी बांधने की कोशिश में लगा था। उसकी फिट बॉडी उसे आज एक अलग और नया ही फॉर्म दे रही थी। लाओ, मैं बांध देती हूँ। फारिया ने आयशा से ध्यान हटाकर उसकी ओर देखा। अरमान ने मुस्कुराते हुए घड़ी और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। फारिया ने सलीके के साथ उसके हाथ पर घड़ी को बांधा। अचानक से जॉब का ख्याल कैसे आया? अगले ही पल उसने पूछा। ऐसे ही, वो उसकी इस बात का जवाब जानता था, मगर कैसे दे ये उसे समझ न आया। अच्छा, उसने अभी ये कहा ही था कि आयशा रो पड़ी। उसे रोता देख वो अरमान से अपना ध्यान हटाकर उसकी ओर बढ़ गई और प्यार से उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसकी गोद में आते ही वो एकदम खामोश हो गई, गोया कि वो रोई ही नहीं थी, बल्कि उसकी गोद में आने के लिए रोने का नाटक कर रही थी। मेरी प्यारी बच्ची, अरमान मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ा और फिर आयशा की दाएं गाल खींचकर उसे प्यार से चूम लिया। फारिया उसे देख रही थी। इतना प्यार तो उसने कभी नहीं किया था आयशा से। फारिया को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए देख अरमान के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट आई। उसने मुस्कुराते हुए फारिया की बाएं गाल खींची। फारिया पहले तो उसकी इस हरकत पर हैरान हुई, फिर धीमे से मुस्कुरा दी। उस 10th क्लास में उसका पहला पीरियड था। वो अपनी शर्ट की बाजू को फोल्ड करते हुए क्लास में दाखिल हुआ। गुड मॉर्निंग सर। सब बच्चे उसे देखकर एक साथ खड़े होते हुए तेज आवाज में बोल पड़े। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, उसने जवाबन कहा और फिर .sit का लिंक डाउन। उसके सिट डाउन कहने पर सब अपनी जगह पे बैठ गए। माई नेम इज़ अरमान एंड आई एम योर न्यू उर्दू टीचर हु इज़ हियर टू गिव अ डेमो इन योर क्लास। उसने लेक्चर स्टैंड पर बाजुएं फैलाते हुए अपना इंट्रो दिया। तो आप क्या पढ़ना चाहेंगे उर्दू में? उसकी बात जारी थी। गज़ल। 2-3 बच्चों की आवाज़ सुनाई पड़ी। चैप्टर। उसके बाद फिर कुछ दूसरे बच्चों ने अपनी बात रखी। ओह, ये तो मुश्किल हो गई। अच्छा, सोचते हुए कौन कौन चैप्टर पढ़ना चाहता है उसने जानना चाहा। चंद बच्चों ने अपने हाथ ऊपर उठाए। ओके, और कौन कौन गज़ल पढ़ना चाहता है? उन पहले वाले बच्चों ने ही हाथ नीचे कर लिए और चंद दूसरे बच्चों ने हाथ ऊपर उठाए। इनकी गिनती उन चैप्टर पढ़ने वाले बच्चों से काफ़ी ज्यादा थी। ओके, सो क्या हम गज़ल पढ़ लें? उसने पूछा तो सबने हाँ में जवाब दिया। अरमान मुस्कुराया। उसने लेक्चर स्टैंड पर रखी उर्दू की बुक के पन्नों को पलटा। कौन कौन से शायर हैं इसमें? धीरे से उसने खुद में ही कहा और फिर शायरों के नाम देखने लगा। एक पल सबके नाम देखने के बाद उसने कुछ सोचा और फिर बुक बंद कर दी। हम गज़ल पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि गज़ल कहते किसे हैं। क्या कोई मुझे बताएगा? उसने पूछा। उसके पूछने पर सिर्फ एक बच्चे ने हाथ ऊपर उठाया। और किसी को नहीं मालूम? नो सर। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम बताओ। उसने उस बच्चे की ओर इशारा किया जिसने अभी अभी हाथ ऊपर उठाया था। अरमान की बात सुनकर वो अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। सर, गज़ल लफ्ज़ अरबी का लफ्ज़ है जो कि गज़ाल नाम से लिया गया है। इसका मफ़हूम हिरण का बच्चा है। उस बच्चे ने बिना देर लगाए जवाबन कहा। वेरी गुड, लेकिन ये तो लफ्ज़ का मफ़हूम हुआ ना? आपने बताया तो सही है, लेकिन मैंने गज़ल का मतलब पूछा है, उसके लफ्ज़ का मफ़हूम, शाब्दिक अर्थ नहीं। उसने कहा। तो फिर सर, गज़ल का क्या मतलब होता है? उस बच्चे ने सोचते हुए पूछा। बताता हूँ, बैठो। उसके कहने पर वो बच्चा अपनी सीट पर बैठ गया। गज़ल, इस लफ्ज़ का मफ़हूम हिरण का बच्चा है जो कि अरबी के लफ्ज़ गज़ाल से लिया गया है, मगर इसका मतलब कुछ और है। उसने उस बच्चे की बात अपने लफ्ज़ों में दोहराई। गज़ल का मतलब होता है कि औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना या फिर इश्क मोहब्बत की बातें करना। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इश्क मोहब्बत? उसके दिमाग में न जाने क्यों ये अल्फाज गूंजे और फिर उसे फारिया का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया। वो इन दिनों उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगा था और अब तो फारिया का ख्याल आना आदत सी बन रही थी उसकी, ऐसी आदत जो शायद उसे बदल दे। कैसा गया आज का दिन? काम से फारिग होकर वो अपने कमरे में आई थी। कमरे में दाखिल होते हुए उसने बेड पर बैठे अरमान से पूछा, जो कि आयशा के साथ खेलने में मशगूल था। बहुत अच्छा गया, उसने फारिया की ओर देखते हुए जवाबन कहा। सिलेक्शन होने पर सिर्फ अम्मी अब्बू को मिठाई खिलाई और मैं? उसने शिकायती लहजे में कहा तो अरमान हंस पड़ा। तुम?
तुम्हारे साथ आज शाम मेरे फेवरेट कैफे चलेंगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा। वो उसकी ओर बढ़ते हुए बेड पर उससे कुछ दूरी बनाते हुए बैठ गई। कुछ पल खामोशी रही। तुम झूठी हो, अरमान ने अचानक से न जाने क्या सोचकर उससे ये कहा। क्यों? मैंने क्या झूठ बोला है? फारिया नाराजगी जाहिर करते हुए बोली। यही कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। अरमान ने उसकी ओर देखा। मैंने ऐसा कब कहा? वो सोचने लगी। मतलब मुझसे मोहब्बत करती हो? अरमान उसे चारों ओर से अपनी बातों में घेर रहा था। मैंने ऐसा भी कभी नहीं कहा। इनफैक्ट मैंने तो कभी तुमसे मोहब्बत के बारे में। उसकी बात अधूरी ही रह गई क्योंकि अरमान उसके भोलेपन पर हंसने लगा था। आजकल तुम प्यार मोहब्बत की बातें कुछ ज्यादा ही करने लग गए हो। स्कूल में बच्चों को भी यही पढ़ाकर आए हो क्या? उसकी बात में तंज था। उसने नाराजगी जाहिर करते हुए बेड से उठ खड़ी हुई। हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? उसने मुस्कुराते हुए जवाब में कहा और उसकी बात पर उससे पूछा। क्या तुम सच में बच्चों को इन सब के बारे में पढ़ाकर आए हो? फारिया हैरानी से उसकी ओर मुड़ी तो उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। अल्लाह तौबा, और बच्चों ने प्रिंसिपल से शिकायत भी नहीं की? फारिया हैरानी से उसकी ओर देख रही थी। मैंने उन्हें गज़ल पढ़ाई थी, उसमें तो सरेआम इश्क मोहब्बत की बातें होती हैं। अरमान हंसते हुए बोला तो वो भी हंस पड़ी। फारिया ने आयशा की ओर देखा। अरमान का हाथ पकड़े वो गहरी नींद में जा चुकी थी। वैसे तुम्हें मैं कैसा लगता हूं? अचानक से किए गए उसके इस सवाल ने गोया फारिया का सिर घुमासा दिया। क्या मतलब? जैसे हो वैसे ही लगते हो। अब तुम ज्यादा तंग ना करो मुझे, तंग करोगे तो मैं अम्मी से शिकायत कर दूंगी। फारिया ने उसे धमकी दी। अब एक शौहर अपनी बीवी को तंग भी न करे? अरमान ने आयशा से धीरे से अपना हाथ छुड़वाया और आबरू उठाते हुए उससे पूछा। उसकी बात सुनकर फारिया को गोया करंट लगा। वो हल्की बक्की खड़ी उसे एकटक तक देखती रही और फिर बिना कुछ कहे वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि बुरा लगा हो तो सॉरी। नहीं, फारिया ने कदम रोककर उसकी ओर मुड़कर देखा। भला हकीकत को कौन झुठला पाया है कभी? फारिया की बात सुनकर वो धीमे से मुस्कुराया और उठकर उसके पास आ खड़ा हुआ। फारिया की आंखें नम हो गईं, उसने अपनी गर्दन नीची कर ली। तो क्या हमें हकीकत को अपनाकर जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए? उसने फारिया का हाथ नरमी से अपने हाथ में पकड़ते हुए पूछा। तो फारिया ने सिर उठाकर उसकी ओर देख लिया। नहीं। फारिया अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाते हुए उसकी बात सुनकर घबरा गई। उसकी पलकें भीग गईं। अपना हाथ छुड़वाने के बाद वो तेज कदमों के साथ सीधा कमरे से बाहर निकल गई। अरमान उसे जाते हुए देखता रहा। उसे एहसास हुआ कि अभी उसे फारिया से इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। शायद उसे बुरा लगा था या फिर अरमान के साथ ताउम्र रहने का सोचकर खौफ आया था। वो जान गई थी कि अरमान आगे बढ़ गया है, उसकी सोच में इजाफा हुआ है और वो पहले की तरह आवारा लड़का नहीं रहा। वो अब एक अच्छा और समझदार लड़का बन गया है जो अब सब हालातों को अच्छे से संभालना जानता है, और सिर्फ हालातों को ही नहीं, जिंदगी को भी। अरमान के दिमाग में खुद से ये ख्याल नहीं आया था, बल्कि खुदा ने अपने जरिए से उसके दिमाग में ये बातें डाली थीं। कुरान में सूरह रूम की वो आयत जो फारिया ने उसे बताई थी, और उसके बाद वो रेडियो से निकलने वाली शायरी। जिससे हम मोहब्बत करते हैं, अगर वो हमें ना मिले तो हमें अल्लाह ताला का एक इशारा समझकर हमें उससे मोहब्बत कर लेनी चाहिए जो हमारे पास हो या फिर जो हमसे मोहब्बत करता हो। उसे ये एहसास तो हो गया था कि उसके भाई आर्यन ने फारिया से ही मोहब्बत क्यों की थी, उसी से निकाह क्यों किया था। ऐसा भी क्या खास था फारिया में? ये बात वो इन दिनों समझा था। फारिया एक नेक और सॉफ्ट हार्ट लड़की थी, और अब भी है। शायद यही वजह थी कि आर्यन आसानी से उसकी मोहब्बत में पागल हो गया था। अरमान ने सोचा था कि अब वो फारिया को उदास नहीं रहने देगा। आगे बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है और वो दोनों हमेशा ऐसे जिंदगी नहीं गुजार सकते। उन्हें कभी न कभी तो आगे बढ़ना ही होगा, और उसे ये एहसास भी हो रहा था कि उसने फारिया से इस बारे में बात करके कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी थी। शायद कुछ वक्त लगाकर वो खुद ही इस बारे में बात करती तो ज्यादा अच्छा रहता। वो सुबह से रोती रही थी। आज उसका ध्यान किचन के कामों से हटकर कहीं और ही था, और अब भी बेड पर लेटे लेटे रोते हुए सो गई थी। उसके आंसू सोते हुए भी उसकी आंखों से बाहर झलक रहे थे, जिसे अरमान साफ देख सकता था और उसे सोते हुए देख भी रहा था। उसे तकलीफ हो रही थी उसके आंसू को देखकर। उसे अपनी गलती का एहसास भी था। वो आज बेड पर सोने की बजाय सोफे पर सो गया। सुबह संडे था, जल्दी उठकर करने के लिए कोई काम नहीं था। वो कल क्या करेगा, यही सोचते सोचते उसे नींद कब आ गई पता ही नहीं चला। सुबह उठकर फ्रेश होकर वो आयशा को गोद में उठाए पार्क में घूमने निकल गया। घर आने तक आयशा सो चुकी थी। उसे सुलाने के बाद उसे फारिया का ख्याल आया। वो कमरे में नहीं थी। उसे लगा वो किचन में होगी, इसलिए वो किचन में गया, लेकिन वो वहां भी नहीं थी। उसे फारिया को सॉरी बोलना था बस। वो टेरेस आ गया। वो वहीं थी, अकेली। फारिया,
अरमान ने उसे आवाज़ दी तो गोया उसने अपनी यादों के पिंजरे को बंद करके सारे परिंदों को वापस कैद कर लिया। हाँ, वो जल्दी से अपनी आंखों से निकलने वाले आंसू को पोंछकर उसकी ओर मुड़ी। मुझे तुम्हें सॉरी बोलना था। किस लिए? वो सोचने लगी। वो कल, शायद तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा। अरमान ने उसकी ओर अपने कदम बढ़ाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मुझे किसी बात का बुरा लगता है तो मैं बता देती हूँ, उसने कदरे मुस्कुराहट से कहा। जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कल तुमसे उस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। अरमान अपनी गलती कबूल कर रहा था। तुम अपनी जगह सही हो और तुम्हारी बात भी एकदम सही है, लेकिन मुझमें अभी हिम्मत नहीं है कि मैं आगे बढ़ने का सोच सकूं। फिलहाल तो मैं कहते कहते वो रुक गई। उसकी आंखों से आंसू लुढ़ककर गाल पर से होते हुए जमीन पर गिरे। कदरे बेबसी से आखिरकार वो रो ही पड़ी और रोते हुए एकदम से उसके सीने से जा लगी। जिंदगी में हमारे साथ कई चीजें पहली बार होती हैं, और ऐसा ही उन दोनों के साथ था। वो दोनों पहली बार एक दूसरे के इतना करीब थे। अरमान ने अपना दायां हाथ उसके कंधे पर रखा और बायां उसके सिर पर रखकर उसके बालों को सहलाने लगा। वो उसके सामने इस कदर पहली बार रो रही थी। आर्यन की बहुत याद आती है। वो वापस क्यों नहीं आ जाते मेरे लिए? या फिर मुझे अपने पास बुला लें? वो सिसकते हुए बड़बड़ाई। ऐसा नहीं बोलते। अरमान ने धीमे धीमे उसके कंधे को भी सहलाना शुरू कर दिया। वो उसके सीने से लगकर रोती रही। वो कागज के कुछ पन्नों पर बारी बारी से कुछ लिख रहा था। उसका ध्यान पूरी तरह से अपने काम में था और किन्हीं दो आंखों का उस पर। हाथ में चॉकलेट लिए, चॉकलेट रैपर को हटाते हुए वो उसकी ओर देख रही थी। चॉकलेट का वो बॉक्स कुछ देर पहले जुल्फ़िकार आयशा के लिए ही लेकर आए थे। खाओ ना, उसने अरमान से ध्यान हटाकर चॉकलेट आयशा की तरफ बढ़ाई। नी, काना। आयशा ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। क्या हो गया अब? क्यों खानी नहीं है? फारिया ने चॉकलेट उसके मुंह की तरफ की तो तंग आकर आयशा घुटनों के बल पर चलते हुए उससे थोड़ी दूर चली गई और फिर खिलखिलाकर हंसने लगी। अरमान का ध्यान अपने काम से हटकर अब उन दोनों पर चला गया। देखो तो शैतान को कैसे हंस रही है। नहीं खानी है तो मैं खा जाऊंगी, पहले ही बता देती हूँ, फिर मेरे मुंह को मत तकती रहना। फारिया ने उसे खबरदार किया तो आयशा ने पाउट बनाते हुए नमे सिर हिला दिया। ठीक है, तो मैं खा लूंगी, फारिया ने मुंह बनाते हुए कहा। अरमान अपनी जगह से उठकर फारिया की ओर बढ़ गया। कुछ तो था जो फिलहाल उसके दिमाग में चल रहा था। फारिया ने चॉकलेट के रैपर को और कुछ इस तरह से फाड़ा कि आधी से ज्यादा चॉकलेट बाहर की ओर नजर आने लगी। उसने चॉकलेट को अपने होठों की ओर बढ़ाया ही था कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर चॉकलेट का एक बड़ा सा बाइट ले लिया। फारिया उसे घूरने लगी तो एक शरारती मुस्कुराहट बिखेरते हुए उसने फारिया का हाथ छोड़ा और चॉकलेट को खाते हुए उसके पास ही बैठ गया। फारिया ने मुंह बनाते हुए चॉकलेट को पूरी तरह से रैपर से बाहर निकाला और फिर से खाने के लिए हाथ अपने मुंह की ओर बढ़ाया। फिर एक बार उसका हाथ पकड़ते हुए अरमान ने चॉकलेट को अपने मुंह में ले लिया और इसके बाद उसका हाथ छोड़ दिया। बिना कुछ कहे, हल्के गुस्से में उसकी दूसरी बार की गई इस हरकत पर फारिया ने ना के बराबर बची चॉकलेट को उसका हाथ पकड़कर उसकी हथेली में रख दिया और अपने बगल में रखे चॉकलेट के बॉक्स में से एक और नई चॉकलेट निकाल ली और अरमान की ओर देखते हुए खामोशी से बेड से उठकर खड़ी होते हुए कमरे के दाएं ओर एक कोने में जा खड़ी हुई। अरमान ने अपने हाथ में रखी चॉकलेट को देखकर मुंह बना लिया और उसे आयशा के हाथ में पकड़ाते हुए वो भी बेड से उठकर फारिया की ओर बढ़ गया। उसके कदमों की आहट सुनकर फारिया ने जल्दी जल्दी चॉकलेट का रैपर खोला और चॉकलेट बाहर निकाल ली। अब तक वो उसके सामने खड़ा था। वो उससे इस चॉकलेट को छीन पाता उससे पहले ही फारिया ने सारी चॉकलेट एक साथ मुंह में डाल ली। जालिम बीवी, अरमान ने उसकी इस हरकत पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा। लालची शौहर, फारिया ने उसी के अंदाज में कहा। अगली बार मेरे सामने खाना कोई चीज छीन लूंगा, उसने धमकी दी। मैं भी छीन सकती हूं तुमसे, फारिया ने गोया उसे इस बात का एहसास करवाया। छीनने के अलावा आता ही क्या है तुम्हें? अरमान ने उसे तंज दिया। अल्लाह अल्लाह, मैंने क्या छीना है? फारिया बड़ी बड़ी आंखें किए उसे देखने लगी। मेरा दिल। अरमान ने उसका हाथ नरमी से पकड़ते हुए अपने दिल पर रखा जिससे उसकी गर्दन शर्म से झुक गई। अरे वाह, तुम तो शर्माती भी हो। अरमान को गोया अब इस बारे में मालूम हुआ। फारिया ने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाया। ऐसी हरकतें न किया करो, वो ये कहकर जाने लगी तो अरमान ने फिर एक बार उसकी कलाई को पकड़ा। कैसी हरकतें? जो अभी किया, मुड़कर उसकी ओर देखते हुए उसने जवाबन कहा। क्यों? उसने उसकी कलाई को कसकर पकड़ते हुए पूरी कुव्वत से उसे अपनी ओर खींचा। या अल्लाह, उसने फिर से शर्म के मारे गर्दन झुका ली। आहा, अब समझा, शर्म आती है इसलिए ऐसा बोल रही हो। वो उसकी बेबसी पर हंसने लगा। वो कुछ कह न सकी, बस अपनी कलाई को उसके मजबूत पकड़ से छुड़वाने की कोशिश करने लगी।
इतनी शर्म आती है तुम्हें? मुझे तो मालूम ही नहीं था, ये तो मेरे लिए फ़ायदा हो गया। अब रोज़ तुम्हें ऐसे ही तंग करूँगा। वो खुश होते हुए बोला। मैं शिकायत कर दूंगी अम्मी से, फारिया ने बिना उसकी ओर देखे कहा। इसके अलावा कर ही क्या सकती हो तुम? तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। अरमान बेटी, कहते हुए अस्मा अंदर आई। अरमान ने तुरंत उसकी कलाई छोड़ दी और खामोशी से गला साफ करने की एक्टिंग करने के बाद उनकी ओर मुड़ा। फारिया ने भी उससे ज़रा दूरी बना ली। क्या हुआ? अस्मा उनकी ओर देखने लगी। वो उनकी उन हरकतों से अनजान थीं। कुछ नहीं, अरमान सिर खुजाते हुए बोला। तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए। शाम के 7 बजने वाले हैं, पार्टी में जाना है। तुम्हारे ताया वेट कर रहे हैं, अस्मा ने अरमान की ओर देखते हुए कहा। हाँ, वो मैं तो बस तैयार हो ही रहा था। फरी ने कहा कि थोड़ी देर बाद में रेडी हो जाएंगे, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। अरमान ने फारिया पर इल्ज़ाम लगाया तो वो बड़ी बड़ी आंखें करके उसे घूरने वाले अंदाज में देखने लगी। लेट हो जाएंगे ना, जल्दी से रेडी हो जाओ, बाहर वेट कर रहे हैं हम लोग, कहकर वो वहां से चली गईं। जाते जाते उन्होंने फिर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब अरमान जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। झूठे इंसान, वो उसके करीब आते हुए बड़बड़ाई। मैंने कब कहा था तुमसे? हाँ, उसने अनजाने में उसके सीने पर हाथ रख दिया। देखो देखो, तुम खुद मेरे करीब आई हो, फिर मुझे कोसती रहती हो। अरमान ने उसे एहसास दिलाया तो उसने भी महसूस किया कि वो उसके बेहद करीब जा चुकी है। वो उससे दूर हटी तो अरमान हंसने लगा। उसको हंसता हुआ देख फारिया ने मुंह बना लिया। जल्दी से जाओ और रेडी हो जाओ। फिर मुझे भी रेडी होना है। मैं ब्लैक वाला 2 पीस सूट पहन रहा हूं, अरमान ने अलमारी की ओर बढ़कर कहा। मुझे क्यों बता रहे हो? जो पहनना है पहन लो, फारिया ने लापरवाही से कहा। अरमान ने अपने कपड़े निकालकर बेड पर रखे और फिर फारिया के कपड़ों की तरफ देखने लगा। कुछ देर तक उसके कपड़ों को निहारने के बाद उसने एक ब्लैक कलर का सलवार सूट निकालकर बेड पर रखा और फिर आयशा के कपड़ों की ओर देखा। उसकी नज़र सीधे एक ब्लैक कलर के ही गाउन पर पड़ी। उसने उसे भी निकालकर बेड पर रख दिया। नाइस चॉइस, मैं भी यही पहनने का सोच रही थी, फारिया ने अपने कपड़ों को देखकर उसकी तारीफ की। थैंक यू माई वाइफी, वो मुस्कुराते हुए बोला। टेक यू माई वाइफी, आयशा अरमान की बात सुनकर दोहराते हुए अपनी प्यारी सी आवाज में बोली। ओहो, तो मेरा 18 माह का बच्चा वाइफी बोलना भी सीख गया। अरमान ने उसकी ओर बढ़कर उसे अपनी गोद में उठा लिया। कुछ भी बुलवा लो इससे, सब आता है इसको, फारिया हंसते हुए बोली। अरमान ने प्यार से आयशा की गाल को चूम लिया। फारिया और अरमान अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे, कई देर बाद ही सही, मगर उन्हें समझ आ गई थी और ये उन दोनों की जिंदगी के लिए काफी था। वो दोनों एक साथ अब खुश थे। आयशा भी तो थी उनकी जिंदगी में रंग भरने के लिए, उन दोनों को करीब लाने के लिए।